मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमने पूर्व के वीडियो में संविधान सभा के गठन पर चर्चा करने के पश्चात आज की हमारी चर्चा का विषय है एक नया टॉपिक जिसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत गहराई से अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम पूर्व में परिचित हैं, पूर्व के वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमारे देश के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बैठक की अध्यक्षता के लिए सबसे पहले अध्यक्ष का होना आवश्यक है। क्योंकि वो संविधान सभा का पहला दिन था, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और फ्रैंक एंथोनी उस दिन अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष बने। B.N. राव हमारे संविधान सभा के सलाहकार बने। वो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। 13 दिसंबर 1946 को हमारे भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र राज्य की कुंडली कहा, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और संवैधानिक आग्रह और सार थे, जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसमें कहा गया था कि भारत एक पूर्ण, स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का तात्पर्य है भारत आंतरिक रूप से पूरी तरह सर्वोच्च है, बाहरी रूप से हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हम अपने भारतीय सीमा में हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए भारतीय सरकार सक्षम है। वो किसी अन्य बाहरी प्रशासन या बाहरी संगठन से निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। गणराज्य का तात्पर्य है जब किसी देश या किसी राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है और इसी लोकतांत्रिक तरीके से जब उसे हटाया जा सके तो वह राज्य गणराज्य कहलाता है और भारत गणराज्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा और भारतीय संघ की समस्त शक्ति जनता में निहित होगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो सिद्ध करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में हमने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया
जो कि संविधान के भाग के रूप में आज भी विद्यमान है, जो हमारे संविधान का आदर्श है। और 13 दिसंबर 1946 को ही हमारे ध्वज का प्रारूप भी तय हुआ। संविधान सभा के इन कार्यों करने के पश्चात कुछ समय के लिए उसमें विराम आ गया और भारत की स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा की भूमिका में कुछ परिवर्तन हुआ। इसमें तय किया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा न केवल भारत के संविधान का निर्माण करेगी, अपितु हमारे देश के कानून की जिम्मेदारी भी इसको दे दी गई, कानून निर्माण की जिम्मेदारी भी इसको दे दी गई। अर्थात देश की संविधान सभा के साथ साथ इसे जब तक स्थायी संसद का गठन न हो जाए, इसे अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य करना था और अस्थायी संसद के रूप में इसे कानून निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इसे दे दी गई। इस प्रकार संविधान सभा को दोहरी भूमिका निभानी थी। जब संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी, तब उस समय इसकी अध्यक्षता संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब ये कानून निर्माण संबंधी कार्य किया करती थी तो उस समय इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब किया करते थे। 22 जुलाई 1947 को हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के पश्चात BN राव, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, उन्होंने जो संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए जो उन्होंने तैयार किया, उस पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को भारतीय सरकार द्वारा प्रारूप समिति, या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रारूप समिति का शब्द न आकर ड्राफ्टिंग कमेटी का शब्द आ जाया करता है, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अन्य सदस्यों में N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, AN माधवराव। बाद में ये स्वास्थ्य आधार पर जब हट गए, माफी चाहूंगा, इससे पूर्व BL मित्र जी थे, जिन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जब त्यागपत्र दिया तो AN माधवराव जी इनके नए मेंबर बने। और जब 1948 में DP खेतान जी की मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार प्रारूप या ड्राफ्टिंग समिति के निम्न ये 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य किया। उन्होंने संविधान के हर पहलू को बहुत बारीकी से जांचा। प्रारूप समिति ने 6 माह से भी कम समय लिया और 21 फरवरी 1948 को संविधान की रूपरेखा तैयार करके संविधान सभा को विचार के लिए दे दिया। संविधान द्वारा कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया, कुछ बिंदुओं से असहमति भी थी उनकी, और संशोधन के पश्चात पुनः प्रारूप समिति के समक्ष विचारार्थ दे दिया गया। प्रारूप समिति ने पुनः 26 अक्टूबर 1948 को कुछ इसमें आवश्यक संशोधन किए। जब संविधान सभा से चर्चा होने के पश्चात जब उसके सामने आए तो आवश्यक संशोधन करने के पश्चात 26 अक्टूबर 1948 को उन्होंने पुनः यह संविधान का प्रारूप संविधान को सभा को दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रारूप समिति ने इतने कम समय में हमारे देश के संविधान को एक नया आधार दिया और जिसके आधार पर हमारे देश की बुनियाद टिकी हुई है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, यह पहला वाचन था। संविधान का द्वितीय वाचन, जो सबसे महत्वपूर्ण वाचन कहलाता है,
वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ये बहुत लंबे समय तक हुआ, क्योंकि इसमें संविधान के हर पहलू पर, संविधान के हर छोटे छोटे अनुच्छेदों पर, भागों पर, खंडों पर खंडवार विचार किया गया, बहुत बारीकी से जांच किया गया। हर अनुच्छेद को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की गई, उसकी सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं से उसको जांचने का प्रयास किया गया। इसलिए इस वाचन में बहुत समय लगा। संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। ये तीसरा वाचन था, अंतिम रूप से स्वीकृति मिली इसमें। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने इस दौरान द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारे देश का संविधान सभा के पटल पर आया, तो उस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे और इन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर 1949 हमारे लिए बहुत ही अधिक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया। कई बार ये प्रश्न 26 नवंबर 1949 की जो दिनांक है, जो तिथि है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस संबंध में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने जिस दिन संविधान हमारा स्वीकार किया, उस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी इसमें। जबकि वर्तमान में बात करें तो अनुच्छेद तो 395 ही हैं संवैधानिक रूप से, और अनुसूचियों की जो संख्या बढ़कर अब वर्तमान में 8 से लेकर 12 हो गई है। लेकिन जो प्रारंभिक संविधान बना हमारा 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा और प्रारूप समिति के सहयोग से हुआ और इसमें संविधान सभा के 11 अधिवेशन और लगभग 165 बैठकें आहूत हुई, जिनके द्वारा ये संविधान का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो सका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। अब इसमें कुछ बातें और शेष रह गई हैं कि कुछ अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को लागू किए, कुछ अनुच्छेद हमने बाद में लागू किए और बाद में हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को भी स्वीकृति मिली, जिनके बारे में हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।